Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम सी टेट के लिए यहाँ पे हम मैथ की जो पैडागोजी है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके के आपके मैथ पैडागोजी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है आपका, यह मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया है। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ कर चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरीके के आपके मैथ पैडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, आपको बताना है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरह से दिखाता है कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है। तो आपको बताना है कि छात्रों ने अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है। तो ऑप्शन 1 आता है कि वह मनोगत दो संख्याओं को जोड़ें और सन्निकट उत्तर दें। ऑप्शन 2 आता है कि इंच टेप का उपयोग करते हुए एक मेज की लंबाई को नापें। ऑप्शन 3 आता है कि पृथ्वी और सूर्य का जो सूर्य की दूरी है इसका अनुमान लगाएं। ठीक। ऑप्शन 4 आता है कि आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या बताएं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो अभ्यास है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखता है, जो अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 हो जाता है कि जो आपकी कॉलोनी के बच्चे हैं उनकी लगभग संख्या बताएं। यह जो कौशल है यह सबसे अच्छा अनुमान लगाने का कौशल हो जाता है कि आपकी कॉलोनी के बच्चों की जो संख्या है वह कितनी हो जाती है। तो लगभग में आपको यहाँ पे आंसर देना होता है, वह सारी चीज़ें आपकी यह सही कहलाती है। अनुमान लगाने का कौशल यह हो जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार आपको बताना है। किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन 1 आता है कि गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्याएं एवं संख्या अवधारणा सिखाना और उच्चतर उद्देश्य मापन सिखाना है। ऑप्शन 2 आता है कि गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध परिकलन पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य कलन यानी कि कैलकुलस पढ़ाना है। तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन 3 आता है कि गणित शिक्षण की जो संकीर्ण उद्देश्य है संख्या संबंधी कौशल विकसित करना है, उच्च स्तर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना है। ऑप्शन 4 आता है आपका कि गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य गणितीय भाषा को विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य इबारती प्रश्न यानी कि शब्द समस्या हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाता है कि गणित शिक्षण की संकीर्ण जो उद्देश्य होता है संख्या संबंधी कौशल को क्या करना है? विकसित करना है और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का क्या करना है? कौशल विकसित करना है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की यहाँ पे स्किल की बात करते हैं। तो यह आंसर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना है। गणित कैसा विषय है? जो ज़्यादातर अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना है। ऑप्शन 2 आता है कि गणित समस्याओं का समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, एक ही सही तरीका होता है। हम गणित की समस्याओं के समाधान के तक वहां तक पहुंचने के लिए एक ही क्या होता है? तरीका होता है। ऑप्शन 3 आता है कि जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है। ऑप्शन 4 आता है कि गणित की अधिकांश
उपशाखाओं का अंतर संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाता है कि गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंच का सिर्फ एक ही तरीका होता है। सिर्फ क्या होता है, एक ही तरीका होता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाता है, क्योंकि नहीं है की बात की गई है कि इसके क्या होते हैं, अनेक तरीके होते हैं। हम गणित को अलग अलग तरीके से समस्याओं को वहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। अपने 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 अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं गणित में। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाता है, क्योंकि सत्य नहीं है पूछा है, इसलिए आपको यहाँ पे 2 हो जाता है। इनके विभिन्न तरीके होते हैं, एक तरीका की बात की गई है तो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव के लिए नेगेटिव आंसर लगाना है और पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए बेस्ट पॉजिटिव आपको यहाँ पे देखना होता है। हम गणित को जो लोग हैं वह पढ़ व लिख नहीं सकते, गणितीय ज्ञान होता है, गलत है। और यहाँ पे गणित की अधिकांश उपशाखाओं में अंतः संबंध होता है, यह बात गलत हो जाती है। अमूर्त धारणाओं से बना है, यह बात गलत हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का क्या करता है, वर्णन करता है। तो यह आपके जीन पियाजे हो जाते हैं, माइकल कॉल हो जाते हैं, वैन हिले हो जाते हैं, या फिर आपके बीएफ स्किनर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ज्यामितीय चिंतन की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं आपके, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन 3 हो जाते हैं, वैन हिले। कौन हो जाते हैं, वैन हेने हो जाते हैं, जो किसके लिए जाने जाते हैं, ज्यामितीय विकास के मॉडल के रूप में यह जाने जाते हैं। जहाँ पे आपको ज्यामितीय यह चीज़ें दिख जाएं वहाँ पे आपका वैन हिले आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होता है, यह आपका क्या होता है, लिंग भेदभाव होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यह आपका न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने का कारक नहीं हो सकता, यह आपका लैंगिक भेदभाव होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बाकी आपके यहाँ पे सभी गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। किसके लिए, गणित के आकलन के लिए। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि त्रुटि रहित परिकलन के लिए छात्रों को निरंतर परीक्षाएं देना होता है। ऑप्शन 2 आता है प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति को समय अवधि में अंकित करना होता है। ऑप्शन 3 आता है कि अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को सुधारने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा का सृजन करना है। ऑप्शन 4 आता है कि छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने पर महत्व देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है कि प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में क्या करना, अंकित करना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। बाकी आपके सभी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, आपको बताना है कि श्रीमान हरि अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किन को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकता है, यह बात आपको बतानी है। तो ऑप्शन बनाता है आपका, यह आपका गुणनखंड और गुणज हो जाता है, यह आपका आकृति और पैटर्न हो जाता है, यह आपका भिन्न होता है, या फिर आपका स्थानीय मान होता है। तो रंगोली के चित्र दिखा रहे हैं कक्षा में, प्रिंटेड दुपट्टे लेकर के आए हैं। तो गणित में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से
किस को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकता है? तो इसका सही आंसर होता है, हम किन चीज़ों का हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आकृति और पैटर्न का कर रहे हैं। रंगोली के चित्र होते हैं, प्रिंटेड दुपट्टे होते हैं, तो यह क्या हो जाते हैं आपके शेप एंड पैटर्न हो जाते हैं, आकृति और पैटर्न हो जाते हैं। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, बाकी आपके सभी गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है, जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को क्या करता है, वर्णित करता है। यह बात बतानी है कि निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है, जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है। तो वैन हिले हो जाते हैं, जेरोम ब्रूनर होते हैं, जीन प्याजे होते हैं, या फिर एम न्यूमैन होते हैं। तो यहाँ पे हम ज्यामितीय सिद्धांत की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं आपके, यहाँ पे आपके वैन हिले हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ज्यामितीय सिद्धांत की हम बात करते हैं तो आपके वैन हिले हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। इन्होंने इस सिद्धांत के विभिन्न स्तर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, आपको बताना है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। तो 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो गणित मात्र क्या है, एक अंक गणित है। ऑप्शन 2 आता है कि प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक कलन विधि पढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 आता है कि दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 आता है कि प्राथमिक स्तर पर केवल गणितीय खेलों और क्रियाकलापों पर बल दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको बताना है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाता है, तो इसका सही आंसर होता है आपका कि गणित एक मात्र अंक गणित है। बिल्कुल बात गलत हो जाती है, कलन विधि पर पढ़ाने पर बल दिया जाता है, और यहाँ पे केवल आ गया, यह बात गलत होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यह आपका सही आंसर हो जाता है कि दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को क्या करना, प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। किसके माध्यम से, दैनिक जीवन में उदाहरणों के माध्यम से। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि निम्नलिखित में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो रचनात्मक आकलन में हम किसको सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, तो हम उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड को नहीं कर सकते हैं, सत्र अंत परीक्षा को नहीं कर सकते हैं, क्षेत्र भ्रमण को नहीं, या फिर पोर्टफोलियो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किसको हम रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, हम किसको सम्मिलित नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर होता है पोर्टफोलियो। क्या हो जाता है, पोर्टफोलियो को हम सम्मिलित नहीं कर सकते। ऑप्शन यहाँ पे 4 सही आंसर हो जाता है कि हम रचनात्मक आकलन में किसको सम्मिलित नहीं कर सकते, तो पोर्टफोलियो को सम्मिलित नहीं कर सकते। बाकी आपके सभी यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक, मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैंने आपको यहाँ पे सीटेट के ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इनको करा दिया है, आप इनको देख लेना। और मैंने आपको यहाँ पे यूपी टेट की आप तैयारी कर रही हैं, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसके मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा दिए हैं, आप इनको भी देख लेना। 2011 से लेकर मैंने आपको 2021 तक के, यानी कि जो आपका यूपी टेट का री एग्ज़ाम हुआ था उसको भी मैंने करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।